क्लास। गुड आफ्टरनून आंटी। थैंक यू आंटी। हम आपकी कक्षा का पाठ 21 पढ़ेंगे जिसका नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। इनका नाम पहले सुना है? इनकी नाम क्या है कि महापंडित इनको उपाधि दी गई क्योंकि ये हमारे हिंदी जगत के बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की। ठीक है, इन्होंने 60 से अधिक ग्रंथों की रचना की। सबको समझ में आ गया? यस आंटी। बेटा इनकी इस कहानी में जो आज हम पाठ पढ़ रहे हैं, इस पाठ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इनकी पत्नी, इस पाठ की जो लेखिका है वो इनकी पत्नी है, उनका नाम है श्रीमती कमला सांकृत्यायन। और उन्होंने, लेखिका का नाम श्रीमती कमला सांकृत्यायन। ठीक है, और इन्होंने इस पाठ में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की विशेषताओं का उल्लेख किया है। ठीक है, सांकृत्यायन। ठीक है, इन्होंने इस पाठ में हमारे जो लेखक है महापंडित राहुल सांकृत्यायन की चरित्र की विशेषताओं के बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, अच्छा, किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए क्या जरूरी होता है? हम उसके साथ रहें, समय व्यतीत करें। तो इसी प्रकार श्रीमती कमला जी ने भी इनके साथ समय व्यतीत किया। क्यों किया, कैसे किया? क्योंकि वो उनकी पत्नी थी और उन्होंने उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनको करीब से जाना, पढ़ना। तो क्या उनकी चरित्र की विशेषताएं थी, हम आज को पढ़ेंगे। इसकी विशेषताएं ये चरित्र की विशेषताएं बोल सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले जो इनकी विशेषता थी वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा समझते हो? कई चीजों में पारंगत होना। ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने कितने अधिक ग्रंथों की रचना की? 60 ग्रंथों से अधिक ग्रंथों की रचना की। सबको समझ में आ गया? यस आंटी। दूसरी जो विशेषता थी, बहुत सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। सरल प्रकृति से क्या अर्थ है, बताओ मुझे। आंटी बहुत आसान। सरल प्रकृति के व्यक्ति मतलब बहुत सरल स्वभाव के थे। किसी भी बात का बुरा नहीं मानते थे, हर व्यक्ति को वो अच्छा समझते थे और यही उनके मन में आता था कि कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता या कोई भी उनका फायदा नहीं उठा सकता। वो सबको अपने समान आते थे। अच्छा देखिए, छोटे छोटे बच्चों में कैसा बोला होता है, अगर उनको कोई ट्रॉफी दे रहा है तो वो अच्छे से लेंगे, है ना, और अगर कोई गलत इरादे से दे रहा है तो भी वो ले लेते हैं। इसलिए क्योंकि वो अपने भोलेपन में किसी को भी रीड नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते कि वो इंसान के मन की मंशा क्या है। तो बहुत भोले स्वभाव के थे, उनमें बच्चों का सा भोला बनता। ठीक है, ये उनकी दूसरी विशेषता थी। तीसरी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। उनका साहित्यिक जीवन जो था वो 1922 से शुरू हुआ, मतलब उन्होंने काफी समय बाद लिखना शुरू किया। अच्छा, जब हम कोई काम करते हैं, है ना, तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि हाँ काम करना है, खत्म कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत निष्ठा के साथ में काम करते हैं। निष्ठा समझते हो? हाँ, लगन, बहुत मेहनत के साथ में कि हाँ मुझे ये काम करना है, बेरोजगारी खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परफेक्शन यानी बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को खत्म करते हैं। उसी प्रकार उनका जो जीवन था, उनकी लेखन कार्य में असीम निष्ठा थी। असीम निष्ठा थी, जिसके कारण वो जब लिखते थे तो उन्हें किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता था। वो कई घंटे बैठ के काम करते थे, 12-13 घंटे वो लगातार बैठ के काम करते थे। उन्हें लगता था कि मैं जो आज करने बैठा हूँ मैं उसे पूरा करके ही उठूंगा। क्या ऐसा होता है? आप पढ़ते हो इसे? नहीं पढ़ते, पढ़ना चाहिए ना।
जो IAS PCS की तैयारी करते हैं वो 24 घंटे में से अधिकतर समय पढ़ाई में देते हैं और कुछ समय के होते हैं जब उन्हें खाना खाना होता है या मन करता है थोड़ा सा फ्रेश हो ले, घूम फिर ले, तब अदरवाइज वो पढ़ते हैं। तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए ना। ठीक है, अगला पढ़ते वो कहीं से भी लोभी नहीं थे, जितने भी लोभी नहीं, लोभी से क्या मतलब आता है? आंटी मतलब लालच नहीं था उनमें, पैसे का बिल्कुल भी लालच नहीं था। जितने भी हमने साहित्य से जुड़े हुए लोगों को देखा है बहुत प्रतिष्ठित हो जाते हैं, कम समय में बहुत धनवान हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने लेखों को बेचते हैं या मार्केट में सर्कुलेट करते हैं। तो क्या होता है, जब कॉपियां बिकेंगी तो आपके पास पैसा आएगा। लेकिन वो बिल्कुल भी लोभी नहीं थे, अगर उन्हें कोई पैसा देता था तो वो थोड़ा सा लेते थे, अदरवाइज वो नहीं लेते। और इसका कई लोगों ने बहुत फायदा उठाया और कहीं ना कहीं उस फायदे का क्या नुकसान हुआ कि अंतिम समय में उनके पास अपने लिए पैसा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए ये उनकी अगली क्वालिटी थी, विशेषता थी। उनके जीवन का मंत्र क्या था? जीवन का मंत्र समझते हो? जीवन का मंत्र, मंत्र से तात्पर्य है, जीवन का मंत्र से तात्पर्य है अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य कि मुझे ऐसा करना है और बस मैं यही करता रहूंगा। उनका उद्देश्य था काम और काम। काम और से काम से तात्पर्य क्या है? हाँ, अपने साहित्यिक जो उनका साहित्य को पढ़ाना और पढ़ाना और बढ़ाना। समझ में आ रहा है कि बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो तुम लोगों को, इसीलिए मैं पॉइंट वाइज समझा रही हूँ ताकि तुम लोग सिर्फ इसको एक छोटी सी एक संक्षिप्त परिचय तैयार करो ताकि तुम्हें समझ में आए इसके बारे में। ठीक है, जीवन का मंत्र हो गया। और समय का पाबंद होना क्या सही है? जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पंचुअल होना। समय का पाबंद मतलब जो काम जिस समय पे करना है वो उस समय पे वो काम करते थे और उतने टाइम पे वो खत्म कर देते थे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो समय का पाबंद हमें होना चाहिए कि नहीं? यस सर। जो समय का पाबंद होता है वो ही इंसान कहते हैं ना, जो समय कह सकते हैं कि जो समय की वैल्यू करता है। जीवन की सातवीं विशेषता थी कि वो समय के पाबंद थे, समय के महत्व को समझते थे। हमें भी समय के महत्व को समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वो आता कभी नहीं आता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने एक बार कक्षा 7 के इम्तिहान हाफिजी के दे दिए, उसके बाद आपका दोबारा इम्तिहान हो सकता है? अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हो सकता। तो आपको मेहनत करनी है, वो किसके लिए करनी है? अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। और जब वार्षिक परीक्षा आती है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी है। तो जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता, इसलिए वो हमेशा समय के पाबंद थे कि मैं अपने समय को अधिक से अधिक प्रयोग कर सकूं और अपने साहित्य जगत को, हिंदी साहित्य जगत को आगे बढ़ा सकूं। सबको समझ में आ गया? वो बहुत विनोदी स्वभाव के इतनी सारी ऐसी क्वालिटीज जो बहुत ज्यादा किसी इंसान को सीरियस बनाती है या बहुत ज्यादा कैसा बनाती है, चुपचाप शांत स्वभाव का। तो क्या वो व्यक्ति विनोदी हो सकता है? नहीं, है ना। लेकिन उनके अंदर ये भी एक विशेषता थी और इसको सही मायने में महसूस किया उनकी पत्नी कमला सांगरचार्य ने, क्योंकि वो बताती थी कि उन्होंने बताया इस बात में कि कई बार ऐसा होता था कि कोई इंसान डरता था किसी चीज से तो राहुल जी उसका डर निकाल देते थे, इतना उसको डराते थे, इतना हंसाते थे कि उसका डर खत्म हो जाता था। तो कहीं ना कहीं ये सारी विशेषताएं उनके राहुल जी के व्यक्तित्व में हमने देखी। ठीक है, और इन सब विशेषताओं से पहले सबसे अलग जो विशेषता थी, जो कि एक पत्नी और एक पुत्र ही फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, वो क्वालिटी थी। वो एक बहुत अच्छे पति और बहुत अच्छे पिता थे। ठीक है, इस विशेषता के बारे में हमने इस पाठ के अंत में बताया। तो इस पूरे पाठ में हमने राहुल जी के बारे में क्या क्या पढ़ा वो आप बताएंगे। ठीक है, तो कौन सी ऐसी क्वालिटी है या कौन सी ऐसी विशेषता है जो आपको अच्छी लगी? कौन बताएगा सबसे पहले?
कौन सी ऐसी जो प्रतिभा है इन सब में जो तुम्हें अच्छी लगी, अपनी शब्दों में बताओ कि तुम्हें क्या चीज क्यों अच्छी लगी। कौन बताएगा? जैसे मुझे क्या अच्छा लगा, उनका जीवन का मंत्र काम और काम, हमेशा उनका काम करना, उनका अपने आप को काम में इतना बिजी कर देना, इतना व्यस्त कर देना कि मुझे मेरे लिए काम ही पूजा है, मेरी काम ही मेरे जीवन का मंत्र है। ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा। आप बताइए, कौन बताएगा? हाँ बताओ। मेहता, शाबाश। समय का पावन। बहुत बढ़िया। क्यों समय का पावन, क्या क्यों अच्छा लगा तुम्हें? क्योंकि आंटी को मतलब अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा काम में बिजी करते थे और मतलब ज़्यादा अपने काम को समय को सोचते थे कितना हम सदुपयोग कर सकते हैं उसका। बहुत बढ़िया। और सुने ना, तुम्हें कौन सी अच्छी, इसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो तुम्हें अच्छी लगी? लेखनकार की निष्ठा थी, उनकी निष्ठा से काम करते थे। हाँ सीमा, आपको बताओगी कौन सी? तो हाँ बताओ, शाबाश। कौन सी? लेखन कार्य की निष्ठा। हाँ, लेखन कार्य की निष्ठा मतलब वो अपना काम अपनी मेहनत से करते थे, लगन से करते थे और वो हमेशा अच्छे से अच्छा देना चाहते थे। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो बेटा, आज जो मैंने पाठ पढ़ा इसमें कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने रोज की भाषा में भी कर सकते हैं, है ना? और कुछ नए शब्दों से हम रूबरू भी होंगे, मतलब मिलेंगे भी। ठीक है, कुछ नए शब्द और उनके अर्थ। प्रतिभा, जैसे कि मैंने बोला था, हर इंसान के अंदर एक प्रतिभा, अपनी प्रतिभा होती है ना? और लेकिन वो अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाता, निखार नहीं पाता। तो प्रतिभा का सही अर्थ क्या है? प्रतिभा का सही अर्थ क्या है? बुद्धि, समझ, है ना? तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, जैसे मैंने बताया था कि हाँ, जैसे सीमा के अंदर क्या प्रतिभा है? कविता लिखने की। या रितिका के अंदर कैसी प्रतिभा है? निबंध लिखने की। तो इसका मतलब समझ या बुद्धि। ठीक है, सबको समझ में आ गया? दूसरा शब्द हम लिखते हैं कृतियां। इनकी बहुत सी कृतियां हमने देखी हैं। तो कृतियों से क्या तात्पर्य है? मतलब रचनाएं। आगे बढ़ते हैं। एकाग्र, किसी भी काम को ये बहुत एकाग्र होकर करते हैं। एकाग्र, ध्यान लगाकर। ठीक है, इसको हम जिस ध्यान लगाकर या जिसकी ओर ध्यान पूरा आता है, ठीक है, ध्यान लगाकर। अच्छा, एक और शब्द, ये इनकी जीवन की विशेषता है कि इनमें इनका जीवन बहुत सी विशेषताओं से परिपूर्ण था। मतलब परिपूर्ण, भरा। बहुत बढ़िया, क्या बात। कीर्ति सही से पढ़ती है कक्षा में। परिपूर्ण, परिपूर्ण मतलब भरा हुआ। तो कुछ ये नए शब्द थे, इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिभा। चलो, कौन आ रहा है वाक्य प्रयोग के लिए? सीमा या रितिका, कौन आ रहा है? आ जाओ, रितिका आओ। प्रतिभा, चलो कौन बताएगा? बताओ, हेल्प करो उसकी, रितिका की। नहीं, तुम सीधे बात कर रहे हो, सीधे। अच्छा, लिखो लिखो लिखो। शिशु में प्रतिभा कम नहीं। इसमें शिशु, हाँ, शिशु या ऐसे लिख सकते हैं कि किसी बच्चे का नाम लिख के वो इस प्रतिभा से भरा है, वो प्रतिभाशाली है या प्रतिभा से भरा हुआ है ना? सुमन कैसी है? प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली। सुमन प्रतिभाशाली। सुमन कक्षा की प्रतिभाशाली छात्रा है। ठीक है, या उसके अंदर गायन की प्रतिभा छुपी है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, खोलो दिमाग को। कभी जब दिमाग से सोचोगे, उस शब्द को फील करोगे, तभी बना पाओगे ना। जैसे अब कृतियां पे आते हैं, तो राहुल जी की बहुत सी कृतियां हमने पढ़ी। चलो, कौन आ रहा है? शाबाश। सुमन कक्षा की प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली कौन है?
लड़की है, लेकिन कक्षा में कौन पढ़ता है? छात्रा छात्राएं। चलो कौन आ रहा है? सीमा। आओ। कृतियां, हमने राहुल जी की बहुत सी कृतियां पढ़ी है ना। और उसके बाद एकाग्र चित्त कौन आएगा? हमन। हमें कैसे पढ़ना चाहिए? हमें एकाग्र होके पढ़ना चाहिए, या हमें एकाग्र चित्त होके पढ़ना चाहिए। कृतियां वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया। हमने राहुल जी की अनेक कृतियां पढ़ी। एकाग्र कौन आ रहा है? ना आओ मधु, अच्छा शाबाश। एकाग्र का अर्थ होता है ध्यान लगाना। तो हमें क्या करना चाहिए? पढ़ते समय ध्यान लगाना। तो शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते, हमें एकाग्र होकर पढ़ना चाहिए। शब्द नाली को सीधे वाक्य प्रयोग करो, यहीं से लिखना शुरू करो। हमें कैसे पढ़ना चाहिए? एकाग्र होकर पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक दो शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। जिज्ञासा। जिज्ञासा, मेरे मन में बहुत जिज्ञासा है इस विषय को लेकर। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। या हम कभी निबंध लेखन करते हैं तो हम उसके बाद उसमें भी इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। चलो शाबाश। चलो तो परिपूर्ण, भरा हुआ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? पढ़ाई से राहुल का, अगर हम इनकी बात ना करें, राहुल का, किसी और की बात करें, चलो किसका नाम लिखते हैं? या रमेश का जीवन कठिनाइयों से परिपूर्ण है, मतलब भरा हुआ, कठिनाइयों से भरा हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो अब इतना कुछ करने के बाद कुछ व्याख्यान नोट करते हैं। इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिनका संधि विच्छेद किया जाता है या संधि बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके आगे हम जैसे कि वृद्धावस्था, तो ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो वृद्ध अवस्था, धन अवस्था। सबको समझ में आ रहा है? वृद्ध धन अवस्था। तो इसी प्रकार इसके मैं तुम्हें 4 शब्द दे रही हूँ और वो तुम्हें अपने गृहकार्य में घर से करके लाने हैं, ठीक है। इनके आगे हमें क्या जोड़ना है? सिर्फ अवस्था। तो पहला शब्द है युवा। युवा के आगे हम क्या लगाएंगे? अवस्था। तो क्या बनेगा? युवावस्था। हाँ, बिल्कुल सही। इसी प्रकार किशोर, निद्रा या बाल्य, ठीक है। तो इसको आप अपनी राइटर की कॉपी में करके लाएंगे, तो मैं कल आपसे बात करती हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही।